आप सब लोगों का स्वागत है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको हमारे देश में पैसा लगाने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि हमारे देश के पास मार्केट है, इतने सारे लोग हैं और इसीलिए ये जब कंपनियां आएंगी तो एक दो तरफा रिलेशनशिप होगा, उनको मुनाफा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो अपना जो एक तरह से सर्विसेज है या वो अगर कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या आउटसोर्सिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, वो सारी चीजों में भारत के पास एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास लैंड रिसोर्सेज है, नेचुरल मिनरल्स हैं और तो और जो यंग टैलेंट है और एक तरीके से कॉस्ट ऑप्टिमम टैलेंट यानी महंगा टैलेंट नहीं, ऐसा टैलेंट जिसमें आप मुनाफा कमा सके, वो सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध है। तो इससे जो हमारे लगभग हर साल 1 करोड़ 20 लाख ग्रेजुएट्स पास आउट आजकल हो रहे हैं, उनको किस तरह नौकरी मिलेगी, इसका भी एक तरीके से प्रधानमंत्री जी ने दिशा निर्देश देने की कोशिश की। जब पैसा आएगा तो नौकरियां जनरेट होंगी। ये सब चीजों के लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी। डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी जो एमडी हैं और फाउंडर है हीरानंदानी ग्रुप, इंडिया के सबसे बड़े जो रियल एस्टेट ग्रुप में से एक है ये। और ये आप सब इनको पहले देख चुके हैं कि एसोचैम जो इंडस्ट्री ग्रुप है, इनके प्रेसिडेंट भी ये रह चुके हैं और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को हेड करते हैं। हीरानंदानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको समय दिया आज और हमारे प्रोग्राम पर आना है। नमस्कार। मैं बात अभी आपको ले चलता हूँ मिस्टर रायन कारंजावाला के पास। कारंजावाला साहब जो हैं वो मैनेजिंग पार्टनर और फाउंडर है कारंजावाला एंड कंपनी की। ये देश की सबसे बड़ी एक लिटिगेशन लॉ फर्म है। आपने हाल ही में सुना होगा रतन टाटा का जो टाटा का मैटर था, इन्हीं की लॉ फर्म ने वो रतन टाटा के साइड से थे, लॉ फर्म जीती, इसलिए ये न्यूज में थे काफी रिसेंटली। कारंजावाला साहब, आपको बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं और आपने समय निकाल के हमारे शो पे आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ आलोक श्रीराम साहब मौजूद हैं। आलोक जी जो है वो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज के और चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है डीसीएम हुंडई कंपनी के। और ये पहले पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स को हेड कर चुके हैं एज प्रेसिडेंट, इसलिए ये अवगत है इनको जो इंडस्ट्री की सारी तकलीफें, इससे ये भी अवगत है। सबसे पहले हम डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी साहब से शुरू करेंगे। कल प्रधानमंत्री जी ने जो एक तरीके से मैसेज दिया, हम कोरोना से अब बाहर निकल रहे हैं, और ये मैसेज का क्या महत्व है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं इंडस्ट्री? जी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने की। ये पैनल के ऊपर इतने अच्छे लोग हमारे साथ हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि प्रधानमंत्री ने ये आमंत्रित किया विदेशी लोगों को कि यहाँ आके आज इन्वेस्टमेंट करें। विदेश में आज के तारीख में इतने पैसे पड़े हैं और उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करने। हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। जैसे हम देखें, हमारे पास आईटी के सेक्टर्स हैं, रोड के काम चल रहे हैं, रियल एस्टेट काम चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज के काम है और ऐसे बहुत से अपॉर्चुनिटी हमारे देश में आज के तारीख में है। तो ये एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म हम कर सकते हैं, वहां का पैसा यहाँ आ जाए और हमारे देश की उन्नति प्रगति जल्दी से जल्दी हो जाए। तो उन्होंने ये आमंत्रित किया है। तो मेरे अंदाज से जैसे उन्होंने पहले भी बात की, अगले साल में हम एसोचैम में मैं था अध्यक्ष के रूप में, तो वहां भी हमारी बात हुई प्रधानमंत्री से कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम इंप्रूव करेंगे और काफी हमारी रैंकिंग भी इंप्रूव किया गया है, काफी हमारे इंप्रूवमेंट हुए हैं। लेकिन हम आज देखा जाए तो फिर भी जैसे चाइना जैसे देश में भी हमारे देश से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लास्ट 10 साल के अंदर हुई है, वो भी अमेरिका के द्वारा, जो समझते हैं कि अमेरिका के पैसे अच्छे नहीं है और चाइना अच्छा डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन पैसे वहां इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए हम आज आमंत्रित इनको करते हैं और हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव कर दें। तो अब देखिए, एक मैं आपको दाखला बताऊं, हमारा स्टॉक मार्केट में इतना ट्रांसपेरेंसी है और ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट और ईज ऑफ विड्रॉल इतना आसान बना दिया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि आज के तारीख में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एफएफआईज के वो धराबार चलता रहता है। तो और कितना इसमें तरक्की होगी है और हमारे आईपीओ जो आते हैं उसको भी विदेशी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो वैसे ही एफडीआई के ऊपर हम जोर दे दें, रियल एस्टेट में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, जैसे और श्रीराम जैसे इंडस्ट्रीज हैं वैसे में इन्वेस्टमेंट कर दें या अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। लेकिन इसमें दो बातें हैं। एक, हमें लीगल साइड देखना है कि इसको कैसे आसान बना दिया जाए, और गरंजा वाला साहब सही आदमी है, उसमें आपको बताएंगे। और दूसरी बात जो है कि ग्राउंड लेवल पर हम कैसे चीज को आसान कर दे। इश्यूज जो है स्टार्टिंग करने में, अलग अलग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम कैसे हल कर दें ग्राउंड लेवल पर। क्योंकि प्रधानमंत्री और जो ऊपर के लेवल पर तो काफी आसान कर दिया है, इसलिए तो हमारा रेटिंग इंप्रूव हुआ। लेकिन ग्राउंड रूट पर कैसे हम इंप्रूव कर दें, उसे हमें देखना है, और काफी हम दाखला दे सकते हैं जहां और भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, आपने हमारे से ये सारी चीजें शेयर की, उसके लिए शुक्रिया। हम जाएंगे रायन कारंजवाला साहब के पास। गवर्नमेंट के मंत्री जैसे रविशंकर शंकर प्रसाद साहब, लॉ मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने भी पहले, और काफी लोगों ने ये कहा है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जब जल्दी होता है तो देश की प्रगति होती है। क्योंकि जब बाहर से निवेशक आता है, उसको जो उसकी तकलीफ है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट हो जाए पार्टनर के साथ, उसको ना जल्दी निपटारा चाहिए। आर्बिट्रेशन एक माध्यम है इसका, लिटिगेशन भी माध्यम है। लिटिगेशन में भी अगर जल्दी सोल्यूशन मिलता है तो अपने लोन दे पाता है, क्योंकि पैसे फंस जाते हैं कभी कभी केस होने के कारण। आपको क्या लगता है देश आगे कैसे बढ़े? बिकॉज अगर इंडिया को 10% ग्रोथ करनी है, 7-8% भी ग्रोथ करनी है, तो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हमारा है कि जब कोई आपका कोई अपने पार्टनर से कोई प्रॉब्लम हो जाए, वेंडर से प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका एक तरीके से निपटारा होना चाहिए। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने एनसीएलटी में ऐसा देखा कि किसी को एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तनख्वाह नहीं दी, तब भी वो एनसीएलटी चला जाता है कि मेरा मालिक इंसॉल्वेंट है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक मिसयूज हो जाए लिटिगेशन का, कि कोई भी ब्लैकमेल करने लग जाए। ये सब चीजें कैसे सोल्यूशन हो जाए? देखो, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा लिटिगेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। तो सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए कि एक माइंडसेट बनना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, पॉलिटिशियंस के अंदर, कि फालतू में लिटिगेशन नहीं होना चाहिए। यदि कोई केस है, डिस्प्यूट है किसी के साथ, पेमेंट है, आर्बिट्रेशन का अवार्ड मिला हुआ है, तो एक कमिटी बैठ जाए इंटरनली गवर्नमेंट के अंदर और तय कर ले कि ये चीज लड़ने लायक है कि ये चीज लड़ने लायक नहीं है। तो जो चीजें लड़ने लायक नहीं है, 30-40% उनको हटा दो। इमीडिएटली जो एरियाज हैं कोर्ट्स में, वो ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। तो पहले तो एक माइंडसेट चेंज होना चाहिए। द माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये इस प्रॉब्लम पर लड़ते ना रहे। सो दैट इज द फर्स्ट माइंडसेट जो ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के अंदर आना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज है जिसमें से इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान के अंदर आएगी, वो बहुत से आर्केक लॉज है। ये पिछले 4-5 साल में 3,500 लॉज निकाले गए और हटाए गए। इस किस्म के आर्केक लॉज को हटाना चाहिए। और जो लेबर लॉज है, क्योंकि एक कारण इन्वेस्टमेंट इतना आता नहीं है क्योंकि लेबर लॉज काफी लोगों को पकड़ के बांध देते हैं, इंडस्ट्री को और दूसरों को। उसको सिंप्लीफाई करो। तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी इफ यू वांट इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू इंडिया। जहां तक हमारा प्रोफेशन है, जहां तक वकालत का प्रोफेशन है, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हिंदुस्तान में टैलेंट बहुत है, और स्पेशली वकीलों के अंदर। क्योंकि एक तो वकीलों की संख्या काफी बड़ी है, उनका एजुकेशन एक इंग्लिश सिस्टम पर बेस्ड है, ताकि वो इंग्लिश सिस्टम को थोड़ा पैरेलल और मिरर करता है। और तीसरी बात, ज्यादातर सारे वकील इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट है। उससे ये एडवांटेज हो सकता है कि हिंदुस्तान एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज दुनिया में 3 मेजर इंटरनेशनल हब्स है, लंदन, हांगकांग, सिंगापुर। अब हिंदुस्तान में तो 4-5 सिंगापुर बन सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि यू हैव बॉम्बे, यू हैव बैंगलोर, यू हैव चेन्नई, यू हैव कैलकाटा, यू हैव दिल्ली। ईच सिटी एक इंटरनेशनल, अलग सा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब हो सकता है।
और इसके लिए मुझे लगता है एक चीज होनी चाहिए कि जो फॉरेन फर्म्स हैं जो आर्बिट्रेशन प्रैक्टिस करते हैं, उनको सिर्फ आर्बिट्रेशन के लिए हिंदुस्तान आने की परमिशन दी जाए। उसमें क्या होगा कि जब वकील आएगा वो अपने क्लाइंटों को भी ले आएगा, और जो केसेस हांगकांग और सिंगापुर जा रहे हैं वो हिंदुस्तान में आएंगे, और फिर तरक्की काफी ज्यादा होगी वकीलों की और दूसरों की, ऑल अराउंड इट। और अच्छे से आपने हमको समझाया, क्योंकि हमारे लिए ये सब समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज सब चीज आकर के डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पर ही टिक जाती है। आप इंडिया में आते हैं तो डिस्प्यूट्स होते ही है, बहुत बार कई चीजों से हो जाते हैं, और रेजोल्यूशन होना चाहिए। आर्बिट्रेशन एक अच्छा माध्यम है। आलोक श्रीराम साहब के पास जाना चाहूंगा। आपने पीएचडी चेंबर हेड किया, तो आप एक इंडस्ट्री का नेतृत्व करते थे, आप अवगत हैं कि क्या क्या तकलीफें इंडस्ट्री को उठानी पड़ती हैं। पहले तो प्रधानमंत्री जी ने तो मैसेज किया, और उसके बाद में एक तरीके से आपके इंडस्ट्रीज की अपेक्षा क्या है फिलहाल सरकार से? अगर आप कोई विश लिस्ट बता सके 2 पॉइंट्स की, ये हमको दे दीजिए। हम आपको जॉब जनरेट भी करके बताएंगे, और हम आपको ये करके बताएंगे कि अगले 2-3 साल में आप कह सकोगे कि हमने 1 करोड़ 2 करोड़ जॉब पैदा कर दिए। मैं ये नहीं कह रहा हर साल, बट 2-3 साल में 1 करोड़ जॉब पैदा कर दिए फॉर्मलाइज सेक्टर में। तरुण, पहले तो जो प्रधानमंत्री जी ने विदेशी निवेशकों को आमंत्रण करा है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसमें जब तक वो पैसा लाएंगे और इंडस्ट्री या ग्राउंड लेवल पे वेल्थ क्रिएशन एक्टिविटी करेंगे, इसमें 2 या 3 साल लग जाएंगे। इंडियन इंडस्ट्री काफी सक्षम है और पिछले साल की मार से भी जूझ रही है। तो इसमें मेरे हिसाब से 3 एरियाज हैं जहां पे गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट करना चाहिए। एक पहला है एमएसएमईज, क्योंकि एमएसएमईज वो इकाइयां होती हैं जहां पे जॉब क्रिएशन और जॉब रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ कैपिटल सबसे कम होती है। बड़ी इंडस्ट्री होती है, वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करती है, लेकिन जॉब क्रिएशन कंपैरेटिवली छोटा होता है। तो एमएसएमईज जो ऑलरेडी लगी हुई हैं, जो अभी जूझ रही हैं, उनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट लिक्विडिटी है। इंटरेस्ट रेट सेकेंडरी होता है, जब उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है, उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो अगर गवर्नमेंट बैंक से बात करके लिक्विडिटी इंप्रूव करे, ये पहली चीज है। 2 और इंडस्ट्रीज हैं जो मैं सोचता हूं कि जॉब क्रिएशन के लिए अभी हमको उनको बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए। पहला है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि जो कंपैरेटिवली लो स्किल वर्कर है, मिड लेवल स्किल वर्कर है, वो इस इंडस्ट्री में लगता है और बहुत तादाद में लगता है। तो हमको इस इंडस्ट्री को प्रोत्साहन करना चाहिए। तीसरा एरिया है हॉस्पिटैलिटी का। ये थोड़ा पेचीदा है क्योंकि आजकल ट्रैवल इतना आसान नहीं है, लेकिन इस एरिया में भी अगर वो अभी शुरू करें, अगले 3-4-6 महीने में शायद इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी आ जाए, और लोकल लेवल के जो हमारे श्रमिक जो वापस गांव चले गए हैं, उनको लोकल लेवल पे नौकरी मिल सकती है और वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। इसके साथ मैं सोचता हूँ 2 और चीजें मेरे जहन में आती हैं। एक है कि जो गवर्नमेंट ने बहुत बड़े स्टेप्स और मेजर्स पिछले 5-10 साल में लिए हैं, जिसकी वजह से बहुत वेल्थ क्रिएशन रूरल एरियाज में, गांव में हुआ है। ये बस कोई किसी को जाके देखना चाहिए कितना हुआ है। आई थिंक लोगों को आश्चर्य होएगा। उसके साथ जो लेबर लॉज करांजीवाला जी ने कहा, अब गवर्नमेंट ने इतना काम करा है लेबर लॉज पे पिछले 20-30 साल से, ये पिछले दशक की बात नहीं है, ये करीब 30 साल से चल रहा है, और अब उस मुकाम पे आ गए हैं जहां इनको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। ये अनसर्टनिटी इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं है। दूसरी चीज करांजीवाला की साहब के एरिया में, ये जो लीगल प्रोसेस है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम्स निकाली थी, जैसे VSVS, विवाद से विश्वास तक स्कीम निकाली, बहुत सक्सेसफुल थी। इसमें शायद मेरे को जहां तक आंकड़े पता है, करीब 1.5 लाख केसेस रिजॉल्व हो गए थे और 50-60 हजार करोड़ रेवेन्यू भी मिला था गवर्नमेंट को। ऐसी स्कीम्स जो फेसलेस और बिल्कुल सीधी होती हैं इंप्लीमेंटेशन के लिए, इनको करना चाहिए। इसके साथ एक और चीज करनी चाहिए, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर द लीगल सिस्टम।
पिछले 1 साल में मैंने देखा है कि हमारे जो भी केसेस थे वो इतने धीरे हो गए, क्योंकि कोई लोग नहीं आ पाए। जब लोग आ पाए तो पोर्ट बंद था, क्योंकि वहां पे कोविड केस था। देखिए, कोविड ऐसी चीज है, वो अब हमारा नेबर बन गया है, हमारे अगले घर में रहने लगा है। और ये अगर कोई सोचता है कि चले जाएगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये दशकों के लिए रहने वाला है। आप पहले देखिए, जो वायरसेस आए हैं, ठीक है, उनकी आ, आ, उनकी मार थोड़ी कम हो गई है, लेकिन ये तो हमने, मैं कहता हूं कि दुनिया ने 1 साल में वायरस के ये इंजेक्शंस बना के बहुत अच्छा काम करा है, और वायरसेस में 30-30 साल लगते हैं। तो ये हमको देखना है कि अब हमको कोविड-19 के साथ रहना है, हम लोग 2-3 तो बहुत हमारे अच्छे सिस्टम्स बनने चाहिए कि कोविड-19 के साथ भी एफिशिएंसी बढ़ती रहे। और आपने एक लीगल प्रोफेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो अपीयरेंसेस। अब मुझे याद आ रहा है, कारंजावाला साहब ने हमारे पिछले शो में, जहाँ थी मुकुल रोहतगी, डॉक्टर सिंघी और सारे लोग थे, उसमें आपने यही पॉइंट कहा था कि कोर्ट ने एक परमानेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम शुरू करना चाहिए। उसकी तरफ शायद कुछ मूव भी हो रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ हेड है ई कोर्ट कमेटी की सुप्रीम कोर्ट में, और हमको लगता है जल्दी कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी उस बारे में। पर जैसे खबर आएगी हम आपसे साझा करेंगे। पर एक मेरे को सवाल याद आता है, जब मैं श्रीराम साहब को सुन रहा था, वर्किंग कैपिटल लोन के लिए बैंक पर्सनल गारंटी मांगने लगे हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए अगर पर्सनल गारंटी देनी पड़े कि मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, तो मैं 60 लाख का अपना कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखूं, तो मैं वर्किंग कैपिटल लोन लूंगा ही क्यों? तो आपको लगता है हिदानंद अली साहब की एक मध्यम वर्गीय के लिए ये तकलीफ की बात है? एक जो कोई 50-60-100 करोड़ 200 करोड़ की इंडस्ट्री चलाता है, अगर उसको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ जाए वर्किंग कैपिटल के लिए, आपको लगता है ये सही बात? नॉर्मली आप देखा जाए तो जितनी भी हमें वर्किंग कैपिटल जरूरत पड़ी है, वो अलग अलग किस्म के होते हैं। एक तो हम सेल करते हैं तो उसमें जितने पैसे रिटर्न आने हैं, डेटर्स होते हैं, उसके ऊपर पैसे मिलते हैं, या जमीन के ऊपर होते हैं, या मशीनरी के ऊपर होता है, या ऐसे पोटेंशियल्स के हिसाब से वो गिरवी रखते हैं। लेकिन आज की तारीख में जैसे कोविड का समय आया है, हमें जो रिक्वायरमेंट बना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए जो एमएसएमई की बात अभी श्रीराम साहब ने की कि इस सेक्टर को कुछ बोझा इतना हो गया है कि उनको वो सिक्योरिटी है ही नहीं, खत्म हो गई है। तो उनको ये राहत देने की बहुत आवश्यकता है कि वो उसको कैसे इंप्रूवमेंट कर दे और अलग अलग किस्म के फाइनेंसिंग कर दे, तो उसका फायदेमंद इमीडिएटली हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में हम देखा जाए कि विश्व में जैसे इतना पैसा है कि इनका रूटीन हम इंप्रूवमेंट कर दें जैसे प्रधानमंत्री चाहते हैं, और हम ईज ऑफ बिजनेस इस तरफ हम इंप्रूव कर दें, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में स्टार्टअप्स को $1 बिलियन मिल जाता है। तो आप सोचिए, हमें नहीं मिल सके लेकिन वो स्टार्टअप को मिल सकता है। तो इसलिए ये एक सिस्टम का बनाने की हमारे शो में आए तो एक प्रश्न तो आपको पूछना बनता ही है। देश में मैं 4 या 5 उद्योगपतियों के नाम लूंगा आपके सेक्टर में। शोभा डेवलपर्स है, प्रेस्टीज एस्टेट्स है, दिल्ली में डीएलएफ, दिल्ली लाइट एंड फाइनेंस है, हिरनंदानी मुंबई में है। ये सेक्टर का लोग कहते हैं फॉर्मलाइजेशन हो, एक कम्युनिटी लिविंग का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में आए। हमारे इधर इतने छोटे छोटे बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ठीक नहीं होती है, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग लगाते हैं। तो क्या आपको लगता है इसमें कुछ ऐसा मूव आए कि हमारे पास 400 450 किसी का शायद लाउड स्पीकर, कारंजावाला साहब क्या आप म्यूट कर सकते हैं मुझे? ओके, तो एक 400 350 400 हीरानंदानी के लेवल के बिल्डर्स आए, ना कि 4 या 5 बड़े बिल्डर हो, बाकी सब छोटे 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 छोटे। आपको लगता है कोई फॉर्मलाइजेशन होना चाहिए सेक्टर का, कंसोलिडेशन होना चाहिए सेक्टर? ऐसी जरूरत नहीं है नांगिया जी। हमें 400-500 नए बिल्डर्स को लाना चाहिए। हमें ऐसे नहीं है कि कंसोलिडेशन सिर्फ करें। हम तो चाहते हैं कि काफी कॉर्पोरेट, अभी देखिए ना, ये लास्ट 3-4-5 साल के अंदर टाटा हाउसिंग भी आ गए, गोदरेज हाउसिंग के अंदर आ गए, अलग अलग कॉर्पोरेट एंटिटीज आ गए, इंडिविजुअल्स आ गए। मेरे अंदाज से जितने भी आएंगे उतना कम होगा, क्योंकि आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अब देखिए,
हमारा प्रधानमंत्री का ऑब्जेक्टिव एक है, हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल। और आज की तारीख में टेनेंसी लॉ लेके आए हैं। टेनेंसी लॉ के आने के बाद आपको हाउसिंग फॉर ऑल आइदर ऑन ओनरशिप और टेनेंसी मिल सकता है। और 1 करोड़ घर करंजवाला स्पष्ट करेंगे कि आज खाली पड़े हैं, खाली पड़े हैं। आपके पास है, मेरे पास है, अलग लोगों के पास है, लेकिन वो किराए पर नहीं देते क्योंकि कानूनी तौर पर उनको डर लगता है कि हम चले जाएंगे कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो हमें 10-20 साल में नहीं मिलेंगे, हमें वापस घर चाहिए, हमारे बच्चों के लिए चाहिए, हमें बेचना है, हमारे घर में शादी करनी है, हमको बेचना है, कुछ भी करना है, तो हमको वो चली जाएगा। तो इसलिए पास जा रहा हूँ, बट उसके पहले 30 सेकंड इस सवाल का आंसर दीजिए मुझे। आपकी जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर कई 100 इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है। अगर कंस्ट्रक्शन अच्छा करता है तो आप अच्छा करते हैं, तो केवल आप अच्छा नहीं करते, 200 और बिजनेसेस अच्छा करते हैं और लाखों लोगों के घर चलते हैं उससे। तो आपका अच्छा करना आपके सेक्टर का है, हाउसिंग सेक्टर अच्छा करना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? आपके मुंह में घी शक्कर। हमारे देश के जो हाउसिंग इंडस्ट्री है उसमें 260 इंडस्ट्रीज निर्भर है। स्टील है, सीमेंट है, बड़े बड़े में पेंट्स है, केबल है, रॉक्स है, मटेरियल स्टॉक है, कुर्सी है, फर्नीचर है, लाइट्स है, सब है, लिफ्ट्स है। तो अंदाज से इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना ज्यादा है। आज के तारीख में हमारे देश की जीडीपी में 7% सिर्फ हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर है। और 15% ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, स्किल्ड अनस्किल्ड, गरीब अमीर, सब लोग का एम्प्लॉयमेंट। और ऊपर से देखें जाएंगे तो वकील भी होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, सब कोई है। तो मेरे अंदाज से इसके ऊपर निर्भर हो और ज्यादा इसमें राहत करें। जैसे मैं आपको एक दाखला दूं, ये एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस इतनी तकलीफ देती है आजकल, 18 महीना 24 महीना लगते हैं आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस करने में। मैं जमीन खरीद लूं और मुझे एनवायरमेंट क्लियरेंस इतना समय लगे, विश्व में कोई इन्वेस्टमेंट करने को आए तो वो तो परेशान होके भाग जाए। तो इसलिए इसे हमें सहूलतें लाने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात कही। बॉम्बे में कोस्टल रेगुलेशन जोन के प्रॉब्लम मुंबई से लेकर केरला तक है। सीआरजेड के कारण अच्छी बिल्डिंगें देश को नहीं मिल पाई। मुझे औचित्य मिला था 2012 या 13 में बोरिस जॉनसन जो उस टाइम मेयर थे लंदन से, उनसे इंटरेक्ट करने का। मैंने उनको एक ही सवाल उस समय पूछा था, जो नदी है उसके बगल में इतनी अच्छी बिल्डिंगें आपने बनाई है और हमारे देश में हम यमुना या मीठी नगर के बगल में बॉम्बे में कुछ भी बनाने नहीं देते, खेत की परमिशन है, तो आपके पास कौन से बायलॉज है जो कंस्ट्रक्शन परमिट करते हैं? तो वो कहते हैं होगा एस्थेटिक्स डिजाइन, मतलब हम एस्थेटिक वैल्यू देखते हैं, कोई लॉ रिटर्न कोडिफाइड लॉ नहीं है कंस्ट्रक्शन अलाउ करने का। तो मुझे भी पता नहीं था ये, हमको उस राह पे भी देखना चाहिए। पर मैं कारंजावाला साहब के पास जाना चाहूंगा। मुझे आपसे एक मोटा मोटा आंसर चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी के स्पीच में मैसेज क्या देखते हैं इंडस्ट्री के लिए? उनका भी कोई मैसेज होता है, आपको पता है, वो कोई ना कोई मैसेज देते हैं हमेशा अपने वे में। और दूसरा मुझे आपसे ये पूछना है, आपको लग रहा है अब चीजें सुधरेंगी? बिकॉज कोरोना एक तरीके से पीछे चला गया, ऐसा अब तो लग रहा है चीजें इंप्रूव हो रही है हमारी। देखो, हेल्थ फ्रंट पर तो चीजें सुधरेंगी ही, अब उससे ज्यादा खराब तो हो नहीं सकते। थिंग्स विल हैव टू इम्प्रूव, उसमें कोई डाउट नहीं है। इकोनॉमी की जहां तक बात है, गवर्नमेंट की पूरी इंटेंशन है कि गो फॉरवर्ड, पुश द बटन, इम्प्रूव थिंग्स। ये तो एक क्लियर चीज है। आई थिंक प्रधानमंत्री का जो माइंड है, दिन में 20-25% इकोनॉमी पर कॉन्सेंट्रेट करता होगा, हाउ टू टेक द इकोनॉमी फॉरवर्ड। क्योंकि उनको भी पता है कि जहां तक इकोनॉमी फॉरवर्ड जाती नहीं है, देश में वो तरक्की आएगी नहीं। लोगों को लगना चाहिए कि भाई इस सरकार के अंदर मेरी तरक्की हुई, मैं आज अच्छा खाता हूं, बेटर खाता हूं, बेटर पीता हूं, बेटर सोता हूं, बेटर रहता हूं। So economic progress is something that the government has to try and achieve. उसमें कोई डाउट ही नहीं है। I think this message is one way of telling the country, both the business people and the bureaucrats, कि भाई साथ आओ, काम करो इकट्ठा, प्रोग्रेस करो। और हीरानंदानी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें एक चीज रिकग्नाइज करना चाहिए जो हम रिकग्नाइज करते नहीं, कि कंस्ट्रक्शन in a developing economy is the basis
on which your country can prosper. Because that is, unless you build, लोगों के लिए घर नहीं बनाओगे, रोड्स नहीं बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करोगे, तो देश प्रॉस्पर होगा नहीं. हिंदुस्तान में अब ये अगले 15-20 साल कंस्ट्रक्शन के साल होने चाहिए. कंस्ट्रक्ट. बोली और मैं इसीलिए श्रीराम साहब के पास जाना चाहूंगा. मेरे लास्ट के 2 प्रश्न होंगे. श्रीराम साहब, हमने देखा है चाइना हो या और कोई कंट्री हो, रिसेशन से बाहर आने के लिए वो शहर के शहर बना देते हैं. वो ये देखते हैं इसमें कोई ना कोई कभी ना कभी आके रहेगा, बट शहर आप बना दो, रोड्स बना दो 16-17 लेन के, कोई ना कोई इंडस्ट्री आ जाएगी. आपको ऐसा लगता है इंडिया को कोई ऐसा प्रोग्राम एम्बार्क करना चाहिए कि कुछ लाख करोड़ आप डेडिकेट कर दो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के लिए, और एक टोटल रिवैम्प कर दो जिससे जॉब्स अपने आप जनरेट हो? आपको लगता है वो समय आ गया है? बिल्कुल आ गया है. मैं जरा इतिहास में जाऊंगा. आप देखिए, अमेरिका ने अपने रिसेशन से 1920-28 में जब भी रिसेशन हुआ था, कैसे निकले थे? रोड बना के. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी खत्म हुई थी, तो अमेरिका ने उनको औजार दिए थे मार्शल प्लान के तहत, और कहा कि आप अपनी फैक्ट्रियां लगाओ, हम आपको कुछ और नहीं देंगे, आपको फैक्ट्री, सारी मशीन टूल्स वो रशिया ने उखाड़ के ले गए थे, और अमेरिका ने इनको नई मशीनरी दी, नई फैक्ट्रियां लगवाई, और कहा कि अब आप बनाओ और खाओ. और आज आप जानते हैं कहां है. तो इंडिया ने भी कुछ अपनाया है. जैसे हम पिछले दशक में 3 किलोमीटर रोड दे रहे थे, और अब 35 दे रहे हैं. बट जैसे हिरानंदानी जी ने कहा कि 35 क्यों, किसने कहा 70 नहीं दे सकते? बिल्डिंग है, घर है. किसी को भी बहुत दुख लगता है जब हम लोग अपने घर से, शहर से बाहर जाते हैं और लोगों को झोपड़पट्टी में रहते देखते हैं. जैसे इन्होंने कहा कि छोटे घर बनाओ, लेकिन सॉलिड कंस्ट्रक्शन के घर बनाइए. और जहां मेरे को पता है कि कुछ गवर्नमेंट्स ने यह भी कहा था कि हम लैंड देंगे, आप कंस्ट्रक्ट करिए और उससे रेंटल बेसिस पे आप रेवेन्यू जनरेट करिए. मॉडल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन समय आ गया है कि हमको करना चाहिए. अगर हमको अपने लोगों को कहना है, अगर हमको कहना है कि हमारे लोग उन्नति की पथ पे हैं, तो अगर आप उनको सॉलिड रूफ नहीं दोगे उनको सर के ऊपर, हम क्या कैसे कह सकते हैं ये हो रहा है? पॉइंट मैंने आपका लिया. लास्ट क्वेश्चन हिरानंदानी साहब आपसे. बॉम्बे में आप रहते हैं, बॉम्बे में धारावी नाम की जगह है जहाँ पे कम लोग काफी रह पाते हैं, बिकॉज झुग्गियों में रहते हैं. पहले जमाने में आपने पवई बनाया था, आपको बनाने में 30 साल लगे, लेकिन आज 50,000 फ्लैट्स आप 5-6 साल में भी बना के दे सकते हैं. आपको लगता है वो समय आ गया है कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि लोग स्लम्स में ना रहे? आप धारावी में क्या 50,000 यूनिट्स, मतलब ऐसा नहीं कि खाली धारावी की बात करो, एक तरीके से क्या ये हमारे में क्षमता आ गई कि हम ये करके दिखा दें कि 50,000 ड्वेलिंग यूनिट बना के आगे बढ़े देश को? आप देखिए, प्रधानमंत्री ने जो अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम्स किए हैं, उसमें 5 साल के अंदर हमने 1 करोड़ घर बनाए हैं. तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है कि इस रास्ते पर, जैसे श्रीराम जी ने अभी बताया, वो रास्ते पर हम जाएं और कंटिन्यु कर दें. तो मेरे अंदाज से जो आप बता रहे हैं, आज की तारीख में अमीर से अमीर शहर हिंदुस्तान में, मुंबई में 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं. नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको घर नहीं मिलते हैं, वो छोटे घर नहीं मिल रहे हैं कि जो वो खरीद सके. मेरे अंदाज से ये जो बात अभी सब चल रहे हैं और पैनलिस्ट सब अग्री कर रहे हैं कि इसके ऊपर जोर दें, तो मेरे अंदाज से पूरे मल्टीप्लायर इफेक्ट जो इकोनॉमी की होगी, एम्प्लॉयमेंट पर जो इफेक्ट होगी, वो बहुत बड़ी तेजाबी के ऊपर हो जाएगी. और मेरे अंदाज से इसके ऊपर हम जोर दें और इन्वेस्टमेंट इस लाइन पर लेके आए, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होगी. हम धारावी का भी रीडेवलपमेंट कर सकते हैं, और पूरे मुंबई या कोई भी और शहरों की जो भी झुग्गी चौपड़ी है, उसको भी हम दुरुस्त करके आगे हम बना सकते हैं. किराए के ऊपर मकान बनाए या ओनरशिप पर बनाए, दोनों बना सकते हैं. बहुत अच्छा. इनफैक्ट हम एक शो अलग से करना चाहेंगे. बॉम्बे की रीडेवलपमेंट में हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है. कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर उतरता है और पहले धारावी देखता है तो क्या इमेजरी लेके जाता है, वो भी हमको एक तरीके से बहुत सोचने की जरूरत है.
और जबकि पवई का एग्जाम्पल है जहां अगर मुझे पता नहीं है 30,000 यूनिट्स आपने बनाए होंगे वहां पर या ज्यादा? 10,000 यूनिट्स बने वहां उस एरिया में। अच्छा 10,000 है तो कम है। तो मतलब अब समय आ गया है कि एनसीआर में एग्जाम्पल से कुछ एक दो सोसाइटीज है 30,000 पूरे बन नहीं पाए बट बन रहे, लेकिन हम उसको एस्पायर कर सकते हैं। हिरानंदानी साहब आपने हमको हमारा समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कारंजावाला साहब, आलोक श्रीधर साहब, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। व्यूअर्स आपने शो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।